मैं शादी की रात डरी सहमी सी बिस्तर पर सिमटी बैठी थी। मेरे दिल में बेपनाह वसवसे और खौफ पंजे गाड़े बैठे थे। अगर मेरे शौहर को पता चल गया कि मैं शादी से पहले अपना कंवारापन खो चुकी हूँ तो वो मुझे तलाक ही दे देगा। मगर मैंने इसीलिए तो एक देहाती शख्स का इंतखाब किया था कि उसे कुछ पता ना चल सके, क्योंकि गांव के लोग सादा होते हैं। मगर फिर भी दिल में एक वसवसा था कि कहीं उसे पता ही ना चल जाए। लेकिन जब शौहर कमरे में आया तो मैं उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि उसके हाथ में 2 सफ़ेद रंग की चादरें थीं। उसने वो बिस्तर पर बिछा दी, जिसे मैं बिल्कुल जाहिल, गंवार और देहाती समझ रही थी। वो तो बड़ा शातिर और चालाक निकला, क्योंकि उसके मेरा नाम ज़ारा है और मैं बहुत ही बेबाक और मॉडर्न किस्म की लड़की थी। मैं एक लिबरल फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। हमारा लाहौर में एक बड़ा सा घर था, क्योंकि मेरे बाबा एक बिजनेसमैन थे और मैं उनकी लाडली इकलौती बेटी थी। लाड प्यार ने मुझे काफ़ी हद तक बिगाड़ दिया था। मेरे माँ बाप मेरे उल्टे सीधे फैशन पर मुझे बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करते थे, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था। जब मैं यूनिवर्सिटी में गई तो मुझे और भी ज़्यादा खुली छूट मिल गई। लड़कों के साथ घूमना, उनके साथ गप्पें लगाना मेरा मामूल था। मुझे लड़कियों से ज़्यादा लड़कों के साथ दोस्ती रखना पसंद था। मगर कहते हैं ना कि लड़के और लड़की के दरमियान सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं हो सकता। इसलिए यूनिवर्सिटी का ही एक लड़का, जिसका नाम एहसन था, मुझे पसंद आ गया और उससे भी मैं बहुत अच्छी लगती थी। मैं हर वक्त उसके हाथों में हाथ डालकर घूमती रहती। ये दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई कुछ पता ना चला। मुझे उससे दीवानगी की हद तक मोहब्बत हो चुकी थी। ऊपर से मेरी चढ़ती जवानी ने मुझे और भी ज़्यादा बेबाक बना दिया था। एहसन काफ़ी हैंडसम लड़का था। हमारी दीवानगी भरी मोहब्बत एक जुनून में बदल चुकी थी, यहाँ तक कि मैं सही और गलत की पहचान भी खो बैठी। एहसन कहता दिन है तो मैं कहती हाँ दिन है, वो कहता रात है तो मैं कहती हाँ रात है। फिर एक दिन उसने मुझसे एक अजीब सी फरमाइश कर डाली, वो ख्वाहिश जो अक्सर एक लड़का अपनी महबूबा से करता है, और उसकी बात सुनकर मैं अजीब कश्मकश में मुब्तला हो गई। उसने कहा, लगता है तुम्हें मेरी मोहब्बत खोटी लगती है, इसीलिए खामोश हो गई हो। उसने मायूसी से मेरी तरफ देखा। मैंने कहा, एहसन ऐसी बात नहीं है, मगर शादी से पहले ये सब करना मुनासिब नहीं लगता। तुम ऐसा करो, मेरे घर रिश्ता भेज दो, मैं अपनी मम्मी पापा को मना लूँगी, उन्होंने कभी मेरी कोई बात नहीं टाली। एहसन कहने लगा, यार अभी हम पढ़ रहे हैं, शादी का जिक्र दरमियान में मत लाओ। अभी तो मैं बस तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, क्योंकि मोहब्बत का एक अलग ही चार्म होता है। शादी हो जाए तो फिर वैसी मोहब्बत नहीं रहती जैसी शादी से पहले होती है। इसलिए मैं जी भर कर शादी से पहले तुमसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, फिर शादी भी कर लेंगे। कौन सा मैं कहीं भागा जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं शशो पंच में मुब्तला हो गई। माना कि मैं एक लिबरल लड़की थी, मेरे माँ बाप भी बहुत मॉडर्न थे, मगर उन्होंने मेरी तरबियत ऐसी भी नहीं की थी कि मैं किसी लड़के के साथ होटल में रात गुजारने चली जाती, क्योंकि मैं तो अपने घर से बाहर कभी एक रात भी नहीं रही थी। और एहसन की इस ख्वाहिश ने मुझे अजीब दोराहे पर ला खड़ा किया था। उसने कहा, अगर तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो उठकर चला गया और मैं अपनी उंगलियां मरोड़ती रह गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैं एहसन को नाराज़ भी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं उससे जुनून की हद तक मोहब्बत करने लगी थी। वैसे भी मुझे उस पर पूरा भरोसा था, क्योंकि मुझे शादी तो उसी के साथ करनी थी। तो अगर वो शादी से पहले एक बार मुझसे अकेले में मिलना चाहता था तो उसमें क्या हर्ज था। मैंने अपने ज़मीर को बेशुमार दलीलें देकर मुतमईन कर लिया था, क्योंकि मेरा ज़मीर मोहब्बत की चादर ओढ़े मुकम्मल सो चुका था। अगले दिन मैं उसके बताए हुए पते पर चली गई, और वो उस शहर का काफ़ी मशहूर होटल था जहाँ अक्सर जोड़े रात गुजारने के लिए आते थे और उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं होता था। मैंने मम्मी और डैडी से बहाना किया कि आज मैं शीज़ा के घर नाइट स्टडी के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मेरे इम्तिहानात भी करीब थे, इसलिए उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। जब मैं होटल के कमरे में पहुँची तो एहसन मुझे मदहोश नज़रों से देख रहा था। वो आज मुझे बिल्कुल अपने होशो हवास में नहीं लग रहा था। उसने मुझे अपने करीब कर लिया। मेरा जिस्म आहिस्ता आहिस्ता काँप रहा था, क्योंकि मैं पहली बार इस हद तक बेबाक हुई थी कि खुद पर मेरा इख्तियार ही नहीं रहा था।
محبت تو انسان کو واقعی اندھا کر دیتی ہے۔ احسن نے اس رات مجھ پر اپنی محبت نچھاور کی اور مجھے اپنی پناہوں میں لے لیا۔ بلا شبہ وہ رات بہت حسین تھی، مگر اس رات کے بعد آنے والی زندگی ایک ڈراؤنے خواب جیسی ثابت ہوئی، کیونکہ گناہ وقتی طور پر انسان کو سکون تو دیتا ہے، مگر اس کے نتائج ہمیشہ بہت تکلیف دیتے ہیں۔ اس سے اگلے دن میں یونیورسٹی گئی تو معلوم ہوا کہ احسن نہیں آیا تھا۔ میں کچھ پریشان سی ہو گئی، سارا دن بے چین پھرتی رہی، بار بار اس کا نمبر ملایا مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ پھر وہ مجھے کہیں دکھائی نہ دیا، نہ جانے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا، کیونکہ وہ یونیورسٹی بھی چھوڑ چکا تھا اور میں نیم پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے اب بھی اس کی محبت پر یقین تھا۔ مجھے لگتا تھا شاید وہ کسی ایمرجنسی میں پھنس گیا ہو، چند دن بعد واپس آ جائے گا، مگر وہ چند دن مہینوں میں بدل گئے اور اس کا کوئی اتا پتہ نہ ملا۔ میں نے یونیورسٹی انتظامیہ سے بھی اس کے بارے میں معلوم کرنے کی کوشش کی، مگر کوئی خاص معلومات نہ مل سکیں۔ میں اس کے بارے میں صرف اتنا ہی جانتی تھی جتنا اس نے مجھے بتایا تھا، اور اب تو مجھے یہ بھی شک ہونے لگا تھا کہ شاید وہ سب جھوٹ تھا، کیونکہ اب مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میری محبت ایک فریب اور سراب کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ اس نے میری محبت پر ایسا داغ لگا دیا تھا جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے توڑ دیا تھا۔ میں نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجھا لی تھیں۔ میرے ماں باپ میری حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے، مگر میں انہیں کیا بتاتی کہ میں نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ غلط انسان کا انتخاب کر کے اور اس کی محبت پر یقین کر کے میرا محبت سے ہی اعتبار اٹھ گیا تھا۔ میں نے جیسے تیسے اپنی ڈگری مکمل کی اور پھر گھر میں ہی رہنے لگی۔ میرا باہر جانے یا لوگوں سے ملنے کو دل نہیں چاہتا تھا، کیونکہ احسن نے میری آنکھوں کے سارے خواب نوچ ڈالے تھے۔ میں دن رات اسے بھی کوستی تھی اور خود کو بھی۔ ایک دن میری ماما میرے پاس آئیں اور کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ اب تم اپنے گھر کی ہو جاؤ، کیونکہ لڑکیوں کی اس عمر میں شادی ہو جانی چاہیے۔ ان کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ کیا میں اب بھی شادی کے قابل تھی؟ کیا احسن نے مجھے اس قابل چھوڑا تھا کہ میں کسی شریف انسان سے شادی کر سکوں؟ ماما میرے لیے پوری کوشش سے رشتے تلاش کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتا دو۔ میں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی، مگر ماما نے مجھے آہستہ آہستہ راضی کر لیا۔ انہوں نے مجھے 3 لڑکوں کے بارے میں بتایا۔ ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا، دوسرا بھی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ تیسرا ایک گاؤں میں رہتا تھا، کیونکہ میری ممی کا ننیال بھی گاؤں سے تھا اور ان کی نظر میں وہ بہت شریف لڑکا تھا۔ میں نے تیسرے لڑکے کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید وہ میری حقیقت کبھی نہ جان سکے گا۔ گاؤں کے لوگ ویسے بھی سادہ ہوتے ہیں، اس لیے شاید میں اسے دھوکہ دے سکوں۔ اس لڑکے کا نام محسن تھا اور آج میں محسن کی دلہن بن کر اس کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ہر وقت یہی خوف تھا کہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں شادی سے پہلے اپنا کنوارا پن کھو چکی ہوں تو شاید وہ مجھے طلاق دے دے، کیونکہ شریف مرد اپنے لیے شریف عورت ہی پسند کرتے ہیں۔ میں اپنے فیصلے پر پچھتا رہی تھی۔ جسے میں سادہ اور بھولا سمجھ رہی تھی وہ بڑا سمجھدار نکلا۔ اس نے بستر پر سفید چادر بچھائی اور مجھے کپڑے تبدیل کرنے کا کہا۔ میں ڈرتے ڈرتے واش روم گئی اور جب واپس آئی تو حیران رہ گئی، کیونکہ اس نے پہلی رات مجھے چھوا تک نہیں۔ مجھے لگا شاید وہ جان چکا ہے کہ میں کنواری نہیں ہوں۔ میرا خوف اور بھی بڑھ گیا، مگر اس نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی جس سے مجھے تشویش ہوتی۔ اگلے دن جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میری ساس ناشتہ بنا رہی تھیں۔ وہ بہت محبت سے مجھ سے ملی۔ وہ نہایت ملنسار عورت تھیں۔ ان کی حویلی بھی بہت بڑی اور خوبصورت تھی، بالکل ویسی جیسی گاؤں کے بڑے زمینداروں کی ہوتی ہے۔ محسن 2 بھائی تھے۔ ان کا چھوٹا بھائی لندن میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ محسن اپنی زمینوں اور گھر کی ذمہ داریاں سنبھالتے تھے۔ وہ بھی پڑھے لکھے تھے، مگر ایف اے تک تعلیم حاصل کر سکے تھے، کیونکہ والد کی وفات کے بعد گھر کی ذمہ داریاں ان کے کندھوں پر آ گئی تھیں۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی کو بہترین ادارے میں پڑھایا اور وہ مزید تعلیم کے لیے لندن چلا گیا تھا۔ اسی لیے شادی میں شامل نہ ہو سکا۔ میرے شوہر محسن واقعی میرے لیے کسی محسن سے کم نہ تھے۔ وہ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ میری ساس بھی میرے ساتھ بہت مہربان تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد
शायद मैं कभी किसी मर्द पर एतमाद ना कर सकूं, मगर मैं गलत थी। ज़िंदगी इंसान को बार बार खुद को संवारने और बदलने का मौका देती है, और मैं अब मुकम्मल तौर पर बदल चुकी थी। मैं गांव के माहौल में रच बस गई थी। अब ना मैं अजीबो-गरीब फैशन करती थी और ना ही कोई गलत काम। मैंने अपने माजी को बहुत पीछे छोड़ दिया था और एहसन को कभी दोबारा याद भी नहीं किया, क्योंकि वो मेरे लिए एक भयानक ख्वाब से ज़्यादा कुछ ना था। अल्लाह ताला ने मेरा पर्दा रख लिया था और मैं उस पर उसकी शुक्रगुजार थी, क्योंकि मैंने अपने गुजरे हुए गुनाहों पर अपने रब के हजूर गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगी थी। शायद इसी का सिला था कि मुझे मोहसिन जैसा मोहब्बत करने वाला और ख़याल रखने वाला शौहर मिला, जो मेरी छोटी से छोटी ज़रूरत का भी ख़याल रखता था। असल मोहब्बत तो मुझे अब मिली थी, जबकि शादी से पहले वाली मोहब्बत झूठ और फ़रेब के सिवा कुछ भी ना थी, जिसके पीछे मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी। वो शराब मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था, मगर अल्लाह का शुक्र था कि मैं वक्त पर संभल गई। मगर बाज़ औक़ात इंसान को लगता है कि माजी के गुनाह उसका पीछा नहीं करेंगे, हालांकि कुछ गुनाहों की सज़ा शायद इंसान को मरते दम तक भुगतना पड़ती है और सिर्फ माफ़ी काफ़ी नहीं होती। मेरी ज़िंदगी भी अब एक नया खेल खेलने वाली थी। एक दिन मैं सुबह सवेरे उठकर किचन में आई तो मेरी सास बहुत खुश नज़र आ रही थी। वो कहने लगी, अरे ज़ारा बेटा, तुम उठ गई। आज पता है हमारे घर कौन आ रहा है? मैंने दिलचस्पी से पूछा, कौन आ रहा है अम्मी जान? आप इतनी खुश क्यों हैं? वो मुस्कुराकर बोली, आज मेरा बेटा लंदन से वापस आ रहा है, इसलिए आज बहुत ख़ास खाना बनाना है। न जाने वहाँ अंग्रेज़ों के खाने खा खा कर उसने अपने जायका का क्या हाल बना लिया होगा। अब आएगा तो मैं उसे दोबारा जाने नहीं दूंगी। बहुत हो गई पढ़ाई। मैं भी बहुत खुश थी कि मेरा देवर आ रहा है, जिसे मैंने इस घर में आने के बाद कभी नहीं देखा था। मैंने कहा, आप फिक्र ना करें आंटी, बस मुझे उनकी पसंद बता दें, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। उन्होंने अपने बेटे की पसंदीदा डिशें बता दी, जो कभी मेरी भी पसंदीदा हुआ करती थी। मैंने कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं उनके लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम करूँगी। वो खुशी खुशी किचन से चली गई और मैंने पूरा दिन लगाकर उसके लिए हर तरह के खाने तैयार किए। ये मेरी तरफ से उसका वेलकम होम था, क्योंकि देवर भी छोटे भाइयों की तरह होते हैं और उनका ख्याल उनकी भाभियाँ ही रखती हैं। मैंने सोच लिया था कि मैं भी उसका ख्याल अपने छोटे भाई की तरह रखूँगी, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैं इस घर को अपना ही घर समझने लगी थी। और जिस तरह मोहसिन की तबीयत थी, यकीनन उनका भाई भी उन्हीं की तरह खुश मिजाज और अच्छे अखलाक का मालिक होगा। घर में रौनक आ जाएगी, मगर मैं नहीं जानती थी कि यही रौनक मेरी ज़िंदगी को उजाड़ कर रख देगी और मेरी मामूल की ज़िंदगी में ऐसा तूफ़ान बर्पा कर देगी कि शायद कभी संभल ना पाऊँ। रात को मैं अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। खाना मैंने डाइनिंग टेबल पर सजा चुकी थी और ख़ुद तैयार हो रही थी। मैंने सुर्ख रंग की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें मेरा हुस्न अपने अरूज पर था। मोहसिन को सुर्ख रंग बहुत पसंद था, इसीलिए उन्होंने मेरी सालगिरह पर मुझे सुर्ख रंग की साड़ी तोहफे में दी थी, जो मुझे बहुत पसंद आई थी। इसलिए सोचा आज ही पहन लेती हूँ। अचानक बाहर से हंसी और शोर-ओ-गल की आवाज़ें आने लगीं। मोहसिन शायद अपने भाई को एयरपोर्ट से लेकर आए थे। मैं भी खुशी खुशी बाहर निकली। आंटी अपने बेटे को गले लगाकर उसकी बलाएं ले रही थी। उसकी पुश्त मेरी तरफ थी, इसलिए मैं उसका चेहरा ना देख सकी, मगर जब वो आंटी से अलग होकर मेरी तरफ मुड़ा तो मेरी नज़रें उस पर जम कर रह गईं। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे एक तेज़ रफ्तार ट्रेन मेरे वजूद पर से गुज़र गई हो और मुझे पूरी तरह कुचल गई हो। जिस वजूद को मैंने बड़ी मुश्किल से संभाला था, वो एक लम्हे में ज़मीन बोस हो चुका था। हम दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। फिर वो यकदम मामूल पर आ गया, जैसे उसने खुद को संभाल लिया हो, मगर मेरे अंदर जो तूफ़ान बरपा था, उसे संभालना इतना आसान ना था। अचानक मोहसिन मेरे करीब आए। उन्होंने मेरे गिर्द बाजू रखते हुए अपने छोटे भाई से मेरा तारुफ करवाया, हालांकि शायद उसे इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे करीब आया और बोला, भाभी जान, आपका हुस्न तो वाकई क़यामत ख़ेज़ है। हकीकत में आप उस तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। उसकी बात पर मैं चौंक गई और मोहसिन की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा कर कहने लगे, इसने शादी की तस्वीरें देखी थी, यानी एहसन पहले ही जानता था कि मैं उसके भाई की बीवी हूँ। मुझे ये सुनकर एक और धचका लगा। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को मामूल पर ला रही थी। मैंने मोहसिन से कहा, आप लोग अंदर आएँ, खाना खा लेते हैं। वो मोहब्बत भरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे और एहसन से कह रहे थे,
तुम्हारी भाभी सारा दिन किचन में मसरूफ़ रही हैं ताकि अपने देवर के लिए अच्छा सा इंतज़ाम कर सकें। इस पर एहसन ने मुझे ऐसी नज़रों से देखा जो मेरे दिल तक उतर गईं। फिर बोला, फिर तो मुझे खाना ज़रूर खाना पड़ेगा, आखिर इतने प्यार से मेरे लिए बनाया है। मैं भी उनके लिए लंदन से बहुत अच्छा गिफ्ट लाया हूँ, मगर खाना अच्छा होना चाहिए वरना गिफ्ट नहीं मिलेगा। उसने शरारत भरे अंदाज में कहा, मगर इस वक्त मुझे उसकी हर बात जहर महसूस हो रही थी। किस्मत ने मेरे साथ अजीब खेल खेला था कि मैं संभल नहीं पा रही थी। खाना खाने के दौरान वो बार बार मेरी तारीफ करता रहा, कह रहा था, भाई आपने तो हीरा ढूंढा है, कसम से मेरे लिए भी कोई ऐसी लड़की ढूंढे ना जल्दी से, वरना क्या पता मैं आपकी बीवी पर ही बेईमान हो जाऊं। मोहसिन तो उसके मजाक पर दिल खोल कर हंसे थे, मगर मेरे हाथ से चम्मच गिरते गिरते बचा था। मैंने बामुश्किल हलक में अटका नवाला पानी के गिलास से अंदर धकेला और माजरत करके कमरे में चली गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ। मोहसिन कमरे में आए, पूछा, ज़रा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सारा दिन तुम थक भी बहुत गई थी। ऐसा ने तुम्हें कोई गिफ्ट देना था। मैंने कहा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, सुबह ले लूँगी गिफ्ट। तो वो एकदम से मेरे करीब आए, मेरे माथे पर हाथ रखा, कहा कि तुम्हें तो बुखार हो रहा है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा, आप मेरे पास बैठ जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। वो मोहब्बत से मेरा सर सहलाने लगे, मगर मेरे दिल की जलन हद से ज़्यादा थी। काश ये कोई ख्वाब होता, काश वो मेरे और मोहसिन के दरमियान में ना आता, मगर शायद मैं कुछ ज़्यादा ही वहमी हो रही हूँ। हो सकता है वो भी इस वाक़ये को भूल चुका हो, क्योंकि उसने कौन सा मुझसे सच्ची मोहब्बत की थी, मगर ये मेरी भूल थी कि वो भूल चुका होगा, क्योंकि उसने तो अब हर पल मुझे अपने गुनाह की याद दिलानी थी। अगले रोज़ जब मोहसिन बाहर ज़मीनों पर चले गए, मैं अभी अपने बेड से नहीं उठी थी, ना ही बाहर जाकर उसका सामना करना चाहती थी, मगर वो बड़े धड़ल्ले से मेरे कमरे में बगैर दस्तक दिए आदम का, और मैं जो दुपट्टे से बेनियाज बेसुध सी लेटी थी, एकदम गुस्से से उठी। मैंने कहा, यह क्या तरीका है? भाभी हूँ मैं तुम्हारी, कोई एहतराम नाम की चीज़ है या नहीं? वो मेरे पहलू में बैठ गया, कहने लगा, तुम जैसी लड़कियाँ एहतराम के लिए नहीं होती, बल्कि अपने जज्बात की तस्कीन के लिए होती हैं। मुझे तो उसकी बात सुनकर जैसे आग लग गई। मैंने कहा, ज़बान संभाल कर बात करो मुझसे, वरना मैं भूल जाऊंगी कि मेरा तुमसे अब क्या रिश्ता है। कहने लगा, तुम तो वाकई भूल चुकी हो जानम कि हमारा क्या रिश्ता था, मगर मुझे सब याद है, सोचा कि तुम्हारी याद भी ताज़ा करवा दूं। ये कहकर उसने एक लफाफा अपनी जेब से निकाला और मुझे थमाया। कहने लगा, मैंने इन हसीन लम्हों को हमेशा के लिए कैद कर लिया था, जब तुम मेरी बाहों में झूल रही थी। मैंने जैसे ही वो लिफाफा खोल कर देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसमें होटल के उस कमरे की, उस रात की तमाम तस्वीरें थीं जो मैंने मोहब्बत के नाम पर उसके साथ गुजारी थी। मैं तो जैसे सकते में आ गई, एकदम से उठी और कस के थप्पड़ उसके मुंह पर मारा। मैंने कहा, कमीने इंसान, तुम मेरी मोहब्बत के लायक थे भी नहीं, निकल जो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ। उसने एकदम से मेरा बाजू पकड़ा और अपने करीब कर लिया, कहा कि मेरी हर बात मानोगी आज से, तो ये राज हम दोनों के दरमियान रहेगा। मैंने नफ़रत से उसे देखा। मैंने कहा, मैं एक बार जो गलती कर चुकी हूँ वो ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी है। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने शरीफ भाई की बीवी को ऐसे ब्लैकमेल करते हुए? तो वो एकदम कमीनगी से हंसा, कहा कि मेरा भाई वाकई बहुत सीधा और शरीफ है, उन्हें तुम सूट नहीं करती हो। ना जाने मेरे अलावा किस किस के साथ तुमने अपनी रातें रंगीन की होंगी। तुम भाई को डिज़र्व नहीं करती। अब मैं ही तुम्हें सीधा करूँगा। और मेरे मारे हुए थप्पड़ से उसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। मैंने उसे धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाला और दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर लिया और फूट फूट कर रोने लगी। जब इंसान को लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, तभी ज़िंदगी अपना हकीकी रंग दिखाती है और हम गहरी खाई में जा गिरते हैं। मैं भी गिर चुकी थी और कोई मददगार ना था। मैं कोशिश करती थी कि उसके सामने कम कम जाऊं, क्योंकि मोहसिन सारा दिन बाहर होते थे और वो घर में तनतनाता फिरता था। मैं किसी सहमी हुई चिड़िया की तरह कमरे तक महदूद हो गई थी। मेरी सास अब मुझसे शिकवा करने लगी थी कि शायद एहसन का आना मुझे भाया नहीं, कि मैं कमरे से ही बाहर नहीं निकलती। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मैं किस कदर मुश्किल में गिरफ्तार हो चुकी हूँ। वो आंखों ही आंखों में मुझे इशारे करता था। मैं दिल मिला के रह जाती थी।
अब मेरे लिए मज़ीद इस घर में रहना तो भर हो गया था, क्योंकि वो तो हर वक्त मेरे सर पर सवार रहने लगा था, मौका की तलाश में रहता था। एक रात मैंने मोहसिन से कहा कि मुझे कुछ दिनों के लिए मैके छोड़ आएं, मुझे घर वालों की बहुत याद सता रही है। तो वो कहने लगे, तुम तो चली जाओगी, फिर मेरा क्या बनेगा? मैं तो एक एक पल तुम्हारे बगैर गिन कर गुजारूंगा। मैंने कहा, आप तो सारा दिन बाहर रहते हैं, घर पर कहाँ होते हैं, मैं अकेली बोर होती हूँ। कहने लगे, अरे एहसन है ना तुम्हें कंपनी देने के लिए, तुम उसके साथ साथ गप्पें लगाया करो। वो तो मुझे कह रहा था कि तुम दोनों शायद एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, क्या तुम कभी उससे नहीं टकराई थी वहाँ? हैरत की बात है। और मैं एकदम से सकते में आ गई। अब मुझे हर लम्हा खौफ सताता कि कहीं वो बगैरत इंसान मेरे शौहर को सब कुछ उगल ही ना दे। मोहसिन चाहे लाख अच्छे सही, मगर एक शौहर कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करता कि उसकी बीवी का माजी दागदार है, और वो भी उसके सगे भाई के साथ। इसलिए मैं मोहसिन को बताने की गलती नहीं कर सकती थी। मुझे फ़िलहाल यही तरीका सूझा कि मैं मैके चली जाऊँ। मोहसिन ने कहा कि ठीक है, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, फिर मैं तुम्हें छोड़ आऊँगा। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और जब गाड़ी में बैठी तो मोहसिन की जगह एहसन को गाड़ी में बैठे देखकर मुझे एकदम से तैश आया। मैंने कहा, नीचे उतरो गाड़ी से, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तो वो एकदम खिलखिलाकर हंसा, कहने लगा, मैं बहुत अच्छी कंपनी दूंगा तुम्हें कि तुम्हें तुम्हारी पुरानी मोहब्बत याद आ जाएगी। मैंने कहा, अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। उसने कहा, भाई ने कहा है कि मैं तुम्हें छोड़ने तुम्हारे मैके चला जाऊँ, मगर तुम्हें एक राज की बात बताऊँ, मैंने ही उनसे इजाज़त तलब की है। उसने एक आंख दबाकर मुझे कहा, तो मेरा बस नहीं चल रहा था उसका गला दबा दूँ। मैंने शिद्दत दिल से दुआ मांगी कि या तो वो मर जाए या फिर हमेशा के लिए वापस लंदन चला जाए, ताकि मेरी ज़िंदगी का सुकून वापस लौट आए। मैं एकदम से गाड़ी से उतरी, गुस्से से घर की जानिब बढ़ने लगी। मोहसिन ने जब मेरा ख़राब मूड देखा तो कहने लगे, क्या हो गया? एहसन कह रहा था, मैं भाभी को छोड़ देता हूँ, उनका घर भी देख लूँगा, इसलिए मैंने इजाज़त दे दी है। मैं मुंह फुलाए उनकी तरफ बढ़ी और कहा कि आप मेरे शौहर हैं, आपका हक बनता है मुझे छोड़ने जाने का, किसी अरे गहरे के साथ मैं नहीं जाऊँगी। मेरे मुंह से काफ़ी ज़्यादा बदलिहाजी में ऐरा गैरा निकल गया। मोहसिन कुछ देर के लिए चुप हो गए। कहने लगे, तुम मेरे भाई को इतना गैर अहम क्यों समझती हो? क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? मैंने बात बदलने की कोशिश की। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अजनबियों से ज़्यादा घुलती मिलती नहीं हूँ। कहने लगे, वो अजनबी थोड़ी है, वो तुम्हारे छोटे भाइयों के जैसा है, उसके साथ घुलो मिलो, एक ही घर में अजनबियों की तरह बनकर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। चलो, तुम उसके साथ नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने अपना बैग वहीं सोफ़े पर पटक दिया और बेड पर लेट गई। लाइट बंद कर दी। मैंने पहली दफ़ा मोहसिन के साथ इस तरह का रवैया बरता था और मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस सूरत हाल से कैसे बाहर निकलूं। वो तो अजाब बनकर मेरे सुकून का दुश्मन हो गया था। ना मुझे रात को नींद आती थी, ना दिन को चैन था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए। मगर इससे पहले ही वो भयानक हादसा रौनुमा हुआ जिसने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। साथ वाले गांव में कोई शादी थी, इसलिए मोहसिन आंटी को लेकर वहां चल दिए। एहसन शहर किसी काम से गया हुआ था, इसलिए मैं बेफिक्र थी कि रात को मोहसिन और आंटी वापस लौट आएंगे। उसके आने से पहले ही मैं अपने कमरे में आराम से बैठी थी, क्योंकि जब एहसन घर पर नहीं होता था तो मुझे सुकून ही सुकून होता था। मगर ये सुकून वक्ती साबित हुआ। जब रात के 9 बजे मोहसिन और आंटी ना आए तो मैंने मोहसिन को कॉल करके पूछा कि क्या हो गया है, आप अभी तक आए क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा कि मौसम बहुत ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से आज हमारी वापसी नहीं हो पाएगी। तुम परेशान मत हो, मैंने एहसन को कॉल कर दी है, वो घर पहुंचने वाला होगा, इसलिए तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, तुम अकेली नहीं होगी। मोहसिन की बात सुनकर तो जैसे मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने अभी फ़ोन रखा ही था कि दरवाज़ा खुला और वो अंदर दाखिल हो गया। वो सीटी पर कोई धुन बजा रहा था और मेरे बेड पर यूं गिर गया जैसे मेरा देवर नहीं बल्कि मेरा शौहर हो। मैं उसकी यूं बदतमीज़ी पर दिल मिला के रह गई। मैंने कहा, उठो यहाँ से और अपने कमरे में दफ़ा हो जाओ। वो एकदम से मेरे करीब आया, मुझे बाजू से पकड़कर ज़ोर से अपनी जानिब खींचा। कहने लगा, क्यों ना आज की रात उस रात को याद करें जब हम दोनों एक दूसरे में महू थे।
तुम मेरी बाहों में झूल रही थी। मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से सरशार कर रहा था। मैंने उसे ज़ोर से पीछे धकेला और कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक इंतहाई कमीने और बग़ैरत इंसान हो, लेकिन मुझ में थोड़ी बहुत गैरत बाकी है, इसलिए मैं अपने शौहर को कभी धोखा नहीं दूंगी। बल्कि आ लेने दो मोहसिन को, मैं खुद उन्हें बताऊंगी तुम्हारी करतूतों के बारे में। कहने लगा वो तो कल आएंगे, आज रात तो तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारा हुस्न देखकर खुद को काबू नहीं कर पा रहा। मैं एकदम से रोने लगी, उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा मेरी जान छोड़ दो, तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी मुझसे बढ़कर, मुझसे बेहतर। तुम्हारे नज़दीक मैं एक बद किरदार और बुरी लड़की हूँ ना, तो फिर मेरे करीब मत आओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कहने लगा तुम्हारे आंसू, तुम्हारी इल्तिजाएं और भी ज़्यादा मज़ा दे रही हैं। ऊपर से मौका भी है और दस्तूर भी है। आज की रात मैं यूँ ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं कब से इस मौका की तलाश में था। उसने जैसे ही मुझे पकड़ना चाहा, मैंने मेज़ पर पड़ा गुलदान ज़ोर से उसके सर में मारा और बाहर की तरफ भागने लगी। घर में कोई मुलाजिम वगैरह भी नहीं था। सब के सब जैसे मुझे अकेला छोड़कर कहीं चले गए थे। मैंने जैसे ही गेट खोला, वो मेरे पीछे भाग रहा था। उसका एक हाथ अपने माथे पर था जिसमें से खून निकल रहा था, और वो किसी भूखे शेर की तरह लग रहा था। अगर आज मैं उसके हत्थे चढ़ जाती तो शायद अपनी इज्जत को दूसरी बार गंवा चुकी होती। मैं नंगे पांव भागती जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। रात के इस अंधेरे में हर तरफ हू का आलम था, यूं जैसे सारी दुनिया सो रही हो। भागते भागते मैं सामने से आने वाली गाड़ी से जोर से टकराई और सड़क पर दूर जाकर गिरी। मेरा सर शायद किसी पत्थर से टकराया और मेरी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा छा गया। यूं लगा जैसे मेरा जिस्म आखिरी सांस लेने को बस तैयार हो और दूर कहीं मेरी मौत का तबल बजाया जा रहा हो। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मोहसिन ने मेरा हाथ अपने हाथों में लिया हुआ था और परेशानी से मुझे देख रहे थे। जैसे ही मेरी आंखें खुली, उन्हें जैसे सुकून मिला। फ़ौरन मेरे करीब आए। कहा ज़ारा मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं भी ज़िंदा ना रह पाता। और मैं मोहसिन की इस कदर मोहब्बत पर ज़ारों कतार उनके कंधे से लग कर रोने लगी। मैंने कहा मोहसिन मुझे माफ़ कर दें, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। उसका खमियाजा मैं आज तक भुगत रही हूँ, और शायद मैंने आपको ना बताकर उससे भी ज़्यादा बड़ा गुनाह कर दिया है। मगर मुझे हैरत हुई कि मोहसिन ने कहा मैं सब जानता हूँ और माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए अपने भाई के हवाले से। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी गिरी हुई हरकत अपनी भाभी से करेगा। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। गलत तुमने भी किया है। अगर तुम मुझे शादी की रात बता देती तो शायद मैं तुम्हें तभी माफ़ कर देता, क्योंकि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं। उन्हें एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। मैं तुम्हारी हर ख़ता माफ़ करता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में अब कोई भी खोट नहीं है। तुम मेरे साथ मुखलिस हो। और रही बात एहसन की, तो वो अब तुम्हें कभी भी नज़र नहीं आएगा। वो वापस लंदन जा रहा है। मैंने मोहसिन की बात सुनकर जैसे सुकून का सांस लिया था। एक बोझ था जो मेरे सीने से उतर गया था, और मैं बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। सच कहते हैं कि कुछ गुनाहों के कुफारे इंसान को इसी ज़िंदगी में देने पड़ते हैं, और मैं शुक्रगुजार थी अपने रब की कि मुझे मोहसिन जैसा शौहर मिला जिसने मेरी हर ख़ता माफ़ कर दी, क्योंकि मैं गुनाहों का रास्ता छोड़ चुकी थी।